स्वागत है आपका डे 11 में। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिमांड जैसे चैप्टर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक के अंदर, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स जैसे टॉपिक के अंदर। हर साल क्वेश्चंस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो बहुत ही आराम से अच्छे से इसे कवर करने वाले हैं। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, इस सीरीज को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियोस तुम्हें मिल रही होती। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम जानेंगे कि डिमांड होता क्या है। देखो, डिमांड का बेसिक मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, किसी भी चीज को लेने की चाहत है। विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी इज कंसीडर्ड एज अ डिमांड। अगर तुम्हें इस पेन को खरीदने का मन है, तुम्हारे अंदर की इच्छा है, तो तुम कंसीडर कर सकते हो कि वो तुम्हारा डिमांड है। लेकिन थ्योरेटिकली हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन देखना होगा, जिससे हमें वो क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअल में डिमांड होता क्या है। सो डिमांड कैन बी डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। क्या है डिमांड? क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इंडिविजुअल इज विलिंग टू परचेज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। डिमांड क्या है? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो क्वांटिटी है जिसे एक इंडिविजुअल खरीदने की चाहत रखता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब यहां पे स्पेसिफिक प्राइस भी तुम कंसिडर कर सकते हो। फ्रेडरिक चार्ल्स के वर्ड्स में अगर हम देखें तो डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट एट दैट प्राइस। वही एट पर्टिकुलर टाइम एट पर्टिकुलर प्राइस, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो कि आप परचेज करना चाहते हो, वही है डिमांड। डिमांड रिफर्स टू द विलिंगनेस और इफेक्टिव डिजायर ऑफ एन इंडिविजुअल्स टू बाय अ प्रोडक्ट सपोर्टेड बाय देयर परचेजिंग पावर। यहां पे एक टर्म देखो दिया गया है, सपोर्टेड बाय देयर परचेजिंग पावर। सपोर्टेड बाय देयर परचेजिंग पावर से मतलब है कि आपको प्राइस पे करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अगर किसी भी चीज को खरीदने की इच्छा रखते हो तो आपके पॉकेट में पैसे नहीं है। ठीक है, आप खरीदने चले गए, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उसे डिमांड कंसिडर नहीं करोगे। आपके पास पैसे होने चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देने के लिए। सो डिमांड को हम डिजायर भी कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। तो सर डिमांड फंक्शन होता क्या है? अब देखो, यहां पे बताया गया है डिमांड फॉर एनी कमोडिटी मेनली डिपेंड्स ऑन द प्राइस। तुम्हें ये चीज मालूम होगी, किसी भी चीज की डिमांड उसके पर्टिकुलर प्राइस पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तुम कंसिडर करोगे कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, फिर उसके बाद तुम परचेज करोगे इस प्रोडक्ट को। तो डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी मेनली डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। लेकिन कुछ और भी अन्य प्रकार के डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिनका कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डिमांड के प्रोडक्ट के डिमांड पे होता है। जैसे कि कंज्यूमर का इनकम हो गया, आपके टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस हो गए, ठीक है, वेल्थ ऑफ अ कंज्यूमर, और साथ ही साथ ये भी कह सकते हो जो रिलेटेड गुड्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि रिलेटेड गुड्स होते क्या हैं, उसके प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है डिमांड फंक्शन को एज अ dx इज इक्वल्स टू f इंटू px ps y t w। अब यहां पे dx जो है ये बता रहा है गुड x का डिमांड, और f यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन को, while p रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस ऑफ गुड x, एंड सेकेंड वन p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। y तुम्हें मालूम होगा, y रिप्रेजेंट करता है इनकम को, t रिप्रेजेंट करता है कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को, और वही बात करूं w की तो w रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को। ठीक है, तो ये फंक्शंस बेसिकली तुम याद रख सकते हो। कौन सा सर फंक्शन है एक बार क्लियर दिखा दो, मैं यहाँ पे इरेज करके दिखा दे रहा हूं तुम्हें। ये जो फंक्शन देख रहे हो, ये एग्जाम में हो सकता है कि ये इक्वेशन के फॉर्म में तुमसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस चीज को एकदम क्लियरली अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब ये 2 बेसिक चीजें तो तुम्हें मालूम होगी कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड कर्व क्या होता है। शेड्यूल तुम्हें मालूम होगा, ये एक लिस्ट की तरह है जहां पे गुड्स के क्वांटिटी को शो किया जाता है जो कि एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहा होता है। ठीक है, अब डिमांड कर्व क्या है सर? सर इसी शेड्यूल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप नाम देते हो डिमांड कर्व। ठीक है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। देख लो, कुछ ऐसा डिमांड कर्व दिखने में होता है ऐसा। अब यहां पे आता है लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहूंगा जिसे मैंने नोट्स में इंटीग्रेट नहीं करे हैं, लेकिन मैं थ्योरेटिकली या तुम कह सकते हो ओरली वर्बली मैं तुम्हें यहां पे समझाने वाला हूं। तुम ध्यान से सुनते जाना। मुझे जहां तक लगता है तुम्हें पता होगा कि डिमांड के वेरियस टाइप्स होते हैं। पता है या नहीं पता? डिमांड के वेरियस टाइप्स होते हैं, पता ही होगा तुम्हें, इतने दिन से तुमने पढ़ रखा हो। टोटल 7 टाइप के डिमांड होते हैं। मैं तुम्हें सारे के नाम यहाँ पे लिख दूंगा, प्लस मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला आता है यहाँ पे प्राइस डिमांड। मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिखूंगा, प्राइस डिमांड। ये एक ऐसा बेसिक डिमांड है जहां पे किसी भी गुड्स के प्रोडक्ट का डिमांड उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर प्राइस प्रोडक्ट का बढ़ेगा तो लोग जाहिर सी बात है कम डिमांड करेंगे। अगर मान लो प्राइस कम होता है तो लोग ज्यादा डिमांड करने लगेंगे। इससे हमें यह समझ आता है कि प्राइस और डिमांड के बीच कैसा रिश्ता है, इनडायरेक्ट रिश्ता है, इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड के बीच में। सो प्राइस डिमांड कुछ भी नहीं है। प्राइस डिमांड सिंपली हमें यह बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। पहला टाइप ये क्लियर है, शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। दूसरे डिमांड की बात करूं तो दूसरा डिमांड यहां पे निकल कर आता है जो कि है इनकम डिमांड। अब सर इनकम डिमांड क्या होता है? तो इनकम नाम से समझो, यहां पे जो भी प्रोडक्ट का डिमांड होगा वो कंज्यूमर के इनकम पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम क्या है, आप कितना कमा रहे हो, कैसे वेल्थ आपकी है, कैसी इनकम है, उस पे प्रोडक्ट का प्राइस प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड कर रहा होगा। अगर आप ज्यादा अर्न कर रहे हो तो आप जाहिर सी बात है ज्यादा डिमांड करोगे, और अगर आप कम अर्न कर रहे हो, आपकी इनकम कम है, तो उस सिचुएशन में आप जो डिमांड कर रहे होगे वो बहुत ही कम होगा। सर हमें इससे क्या समझ आता है? हमें इससे यह समझ आता है कि जो डिमांड है और इनकम है, इनकम को वाई से वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनकम और डिमांड के बीच कैसा रिश्ता है? डायरेक्ट रिश्ता है। लेकिन इसके ऊपर हमने देखा कि प्राइस और डिमांड के बीच इनडायरेक्ट रिश्ता है। तो इस पॉइंट को क्लियरली अपने दिमाग में स्टेब्लिश कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट डिमांड की, जो कि है नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड, जो कि है क्रॉस डिमांड। आई होप तुमने इसके नाम सुने होंगे। सर क्रॉस डिमांड में क्या होता है? देखो क्रॉस डिमांड में सिंपली ये होता है, यहां पे किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, ध्यान से सुनना। मान लो अगर कॉफी का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है, सिचुएशन नॉर्मल एक एग्जांपल से समझो, मान लो एक कप चाय का दाम 5 रुपए है, एक कप कॉफी का दाम 5 रुपए। ठीक है, छोटे वाले कप्स जो होते हैं नॉर्मल जो रोड पे मिलते हैं, 5-5 रुपए। मान लो कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, 10 रुपए हो जाता है, तो लोग क्या करेंगे उस सिचुएशन में? चाय को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उस सिचुएशन में मैक्सिमम जनता चाय को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगी। तो यहां पे कॉफी के प्राइस में बढ़ोतरी होने से, मतलब इंक्रीमेंट होने से, किसका डिमांड बढ़ा? सर चाय का डिमांड बढ़ा। तो क्रॉस डिमांड इसी को बोलते हैं जहां पर किसी एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ने से दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड में इंक्रीमेंट आती है। तो ये चीज क्लियर रखना, क्रॉस डिमांड क्या है। एग्जाम्पल रहेगा सर टी एंड कॉफी का। ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिमांड यहां पे आता है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। ये तुम्हें पता होगा, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। अब सर इंडिविजुअल डिमांड क्या है? सर इंडिविजुअल डिमांड का सिंपल मतलब है कोई एक व्यक्ति पूरे मार्केट में, ठीक है, जब डिमांड कर रहा होगा तो उसे नाम देंगे इंडिविजुअल डिमांड। जब पूरे इकट्ठे पूरी मार्केट डिमांड कर रही होगी तो उसे नाम देंगे मार्केट डिमांड। ये हो गया चौथा। अब पांचवा बात कर लेते हैं यहां पे हम ज्वाइंट डिमांड की। सर ज्वाइंट डिमांड क्या है? सर आपको पता नहीं है? नहीं पता है तो बता दे रहा हूं। ज्वाइंट डिमांड का सिंपल मतलब है यहां पे किसी एक प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता हो दूसरे प्रोडक्ट। सर नहीं समझ आया, एग्जांपल देता हूं, कार एंड पेट्रोल। ठीक है, कार एंड पेट्रोल, एक मिनट। सर क्या हम बोल सकते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स, जैसे कि क्रॉस डिमांड में सब्सटीट्यूट गुड्स की बात हो रही थी टी एंड कॉफी वाले पे, तो क्या सर हम ये बोल सकते हैं कि ज्वाइंट डिमांड में कंप्लीमेंट्री गुड्स की बात होगी? मतलब जिनकी डिमांड ज्वाइंटली की जा रही हो, एक साथ की जा रही हो। ठीक है, पढ़ेंगे आगे सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री, आराम से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल तुम समझ कर चलो, ब्रेड बटर हो गए, पेन एंड रिफिल हो गए, इन सब के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ज्वाइंट डिमांड वैसा सिचुएशन है जहां पे आप दो गुड्स एक साथ डिमांड करते हो। फॉर एग्जांपल कार, बिना पेट्रोल के तो कार चलेगा नहीं, बिना पेन के तो बिना रिफिल के तो पेन नहीं चलेगा। तो बस उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ इस जगह पे 6 पॉइंट। 6th टाइप ऑफ डिमांड कौन सा आता है? एक मिनट में देख ले रहा हूं। नेक्स्ट आता है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, अब ये सारी चीजें तुम्हें कोई नहीं बताएगा, एडिशनल चीजें हैं, हो सकता है पूछ लिया जाए। मैं बता दे रहा हूं, नहीं आता एग्जाम में तो इससे तुम्हारा नुकसान नहीं है, फ्यूचर में जरूर पढ़ोगे यार। ठीक है, तो कंपोजिट डिमांड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे वैसे प्रोडक्ट्स आएंगे जिसके यूजेस अलग अलग हो, डिफरेंट यूजेस हो। फॉर एग्जाम्पल स्टील,
अब ऐसा नहीं है कि बस स्टील से एक ही प्रोडक्ट बनता हो, ठीक है, स्टील से अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, ठीक है। मान लो अगर स्टील का प्राइस बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है उससे बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी, बढ़ेगी ना, क्योंकि सर उसके प्राइस बढ़ गया, अब वो महंगा बनेगा। जब हमें रॉ मटेरियल ही महंगा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जो आउटपुट वाले प्रोडक्ट्स होंगे, जो एंड प्रोडक्ट्स होंगे, वो भी महंगे बिकेंगे। तो कंपोजिट डिमांड्स वैसे प्रोडक्ट्स में आते हैं या फिर वैसे डिमांड हो गए जहां पे वैसे कमोडिटी होंगे जिसके मल्टीपल यूजेस हो रहे होंगे, मल्टीपल यूजेस इन द सेंस की अलग अलग यूजेस हो रहे होंगे। नेक्स्ट बात करूं सेवेंथ टाइप ऑफ डिमांड की, तो वो आता है डायरेक्ट एंड, एक मिनट, डिराइव्ड डिमांड। डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड, ये सात तो तुम नोट कर लेना, कम से कम नाम तो नोट कर लेना। देखो डायरेक्ट, सबसे पहले डायरेक्ट को समझते हैं, दो पार्ट से दो बाइफर्केशन है यहाँ पे। डायरेक्ट डिमांड सिंपली हो गया जिसे आप फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब जिसे आप एंड कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन बात करूं डिराइव्ड डिमांड की, तो यहां पे आप उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप बिल्डिंग को बनाने के लिए लेबर की डिमांड करते हो ना, कंस्ट्रक्शंस के लिए लेबर की आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है। तो वैसे ही आपको मान लो एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, आप कॉटन की डिमांड कर रहे हो वेरियस कॉटन फैब्रिक्स बनाने के लिए, तो यहां पे आप रॉ मटेरियल को डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज कर रहे हो, तो वो हो जाएगा डिराइव्ड डिमांड। सिंपली हम ये कह सकते हैं डिमांड अराइजेस ड्यू टू द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट। डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अराइज हो रहा है ड्यू टू द डिमांड ऑफ अदर प्रोडक्ट। तो इस चीज के ध्यान तुम जरूर रखना। तो ये 7 टाइप के डिमांड है जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सातों डिमांड का। अब इसे इरेज मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, टाइम झूठ का जाएगा। मैं तुम्हें समझाता हूं लॉ ऑफ डिमांड। सर कहता क्या है लॉ ऑफ डिमांड? सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो लॉ ऑफ डिमांड बस इतना बोलता है कि जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है, इन दोनों में कैसा रिश्ता है? इनडायरेक्ट रिश्ता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ये चीज याद रख लेना। सो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव, इनवर्स और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ओवर द पीरियड ऑफ अ टाइम। क्या क्या टर्म्स याद रखने हैं? नेगेटिव, इनवर्स और इनडायरेक्ट रिश्ता है किनके बीच? प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड। अगर प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम से कम डिमांड करने की कोशिश करेंगे, अगर प्राइस घटेगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा एक प्यारा सा यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया, चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एजम्पशंस होते हैं जो कि तुम्हें याद रखने हैं। सिंपल ये याद रखो कि कंज्यूमर के इनकम में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा, कांस्टेंट है। कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। नो चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द अदर गुड्स और नो न्यू सब्सटीट्यूट फॉर द गुड्स हैव बीन डिस्कवर्ड, मतलब कोई भी उस गुड्स का सब्सटीट्यूट मार्केट में अभी नहीं आया होगा। और पीपल ये फील नहीं करेंगे कि जो प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में जो भी प्राइसेस चल रही हैं वो फॉल होंगी, ठीक है। देखो तुम्हें इन सारे एजम्पशन को साइड रखो, तुम्हें मेन फोकस करना है प्राइस पे। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है जो भी चेंजेस आ रहे होंगे प्राइस में चेंजेस आ रहे होंगे, और अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग या अदर थिंग सिंपली लिख लो, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो वर्ड है अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेरेटस पेरेबस, सेटेरस पेरेबस भी बोल सकते हो, एक्चुअल स्पेलिंग तो यही होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, सेटेरस पेरेबस, सेटेरस पेरेबस। अब कोई लोग सेरेटस पेरेबस भी बोलते हैं, तो उससे तुम्हें मतलब नहीं है, इस चीज को कंसिडर करना। एग्जाम में ये टर्म तुम्हें अगर देखने को मिले तो सिंपली ये समझ जाना, यहाँ पे बात की जा रही है लॉ ऑफ डिमांड की। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं तो ये भी बोलो कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट या अदर थिंग बीइंग इक्वल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेरेटस पेरेबस या सेटेरस पेरेबस वर्ड यूज करते हैं। सो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में तुम्हें क्या याद रखना है? जो भी चेंजेस आ रही होंगी प्राइस में चेंजेस आ रही होंगी, और अदर फैक्टर्स जो भी होंगे। अब सर अदर फैक्टर्स हो गए कंज्यूमर इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, अदर गुड्स के प्राइसेस जो हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस हो गए, इन सब में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे होंगे। बहुत ही क्लियरली मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखो यार, देखो ये रिवीजन सीरीज है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक चीज को बहुत ही सुकून से कवर करूँ, क्योंकि बहुत नए बच्चे भी इसे देख रहे हैं, ठीक है।
अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो ये फिलहाल एक बार तुम रीड कर लेना, बस वही है जो ऊपर बातें की मैंने तुम्हारे साथ। अब लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि वेबलेन इफेक्ट हो गए, गिफन पैराडॉक्स हो गए, इन सब पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे, हम एक्सप्लेन करूंगा गिफन पैराडॉक्स, या फिर तुम कह सकते हो गिफन गुड्स। ये गिफन गुड्स किनके नाम पर रखा गया था? सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा। इन द ईयर बात अगर मतलब रॉबर्ट गिफन की बात करूं तो 1837 से लेकर वो कब तक रहे थे, एक मिनट डेट कंफर्म कर ले रहा हूं, 1910 तक वो रहे थे, ठीक है, इस डेट को तुम ध्यान में रख लेना। बात करते हैं गिफन गुड्स की, तो गिफन गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जहां पे प्राइसेस बढ़ने पे भी लोग ज्यादा से ज्यादा उसे कंज्यूम कर रहे होते हैं। तुमने मेरे साथ देखा कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कम से कम कंज्यूम उसे करेंगे, लेकिन गिफन पैराडॉक्स या गिफन गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो कि जिसके प्राइस बढ़ने पे भी लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। एक कहानी तुम्हें मैं छोटा सा सुनाता हूं, पहले के टाइम में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनना, तब इसे तुम समझ जाओगे क्लियरली कि होता क्या है गिफन पैराडॉक्स। देखना, एक टाइम पे क्या हुआ था, गिफन जो लॉर्ड सर रॉबर्ट गिफन थे, उन्होंने ऑब्जर्व करा था ये जो लेबर क्लासेस होते हैं, ठीक है, लेबर वर्कर्स होते हैं, एक मिनट, जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो काम करते थे, उनका डेली का खाना हुआ करता था, बेसिकली मेन खाना हुआ करता था ब्रेड, ठीक है, और एक्स्ट्रा में मीट वगैरह कभी कभार खाया करते थे, ठीक है, फ्लैशेस जो होते हैं वो खाया करते थे, लेकिन मेन कोर प्रोडक्ट जो था ब्रेड, क्योंकि चीपर प्रोडक्ट्स थे। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आया, मीट को फिलहाल तुम हटा दो, एक ऐसा सिचुएशन आया, मतलब क्राइसिस तुम कंसिडर कर सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए। तो सर नॉर्मल सिचुएशन में तो ये होना चाहिए कि वो ब्रेड के कंजम्पशन को कम कर देंगे, दूसरे गुड्स पे शिफ्ट कर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ब्रेड कंज्यूम कर रहे थे तब भी, और अभी भी वो ब्रेड को कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। उन्होंने मीट के क्वांटिटी को कम कर दिया, मीट के क्वांटिटी को कम कर दिया, ठीक है, खत्म ही कर दिया, लेकिन ब्रेड का कंजम्पशन और बढ़ा, ठीक है, बढ़ा नहीं तो कांस्टेंट रहा, ठीक है। तो इससे हमें यह समझ आता है कि जो पुअर होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो रैगी हो गया, चौलम हो गया, जो पूरे बहुत कम क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, अगर उनकी प्राइसेस बढ़ भी जाती है फिर भी वो कंज्यूम करते हैं, क्योंकि सोचते हैं यार दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट करेंगे तो वो तो और भी महंगे हो, ठीक है। तो सर रॉबर्ट गिफन ने यही एज्यूम करा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही यूज कर रहा हूं, सॉरी इसके लिए। सो गिफन पैराडॉक्स या गिफन गुड्स जो है वो एक्सेप्शन है। बात करूं वेबलिन गुड्स या फिर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज की, या फिर तुम बोल सकते हो इसे एक और नाम से आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, लिख दे रहा हूं, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, लिखा जा भाई, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। यहां पे सर क्या बात की गई थी इसके बारे में बता दो। देखो, ये जो वेबलन गुड्स था, ये एक थॉर्स्टेन वेबलन नामक एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्हीं के नाम के बाद इसे, मतलब उन्हीं के नाम के अनुसार इसका नाम रखा गया था कॉन्स्पिशियस गुड्स। मतलब सिंपली तुम ये कह सकते हो प्रेस्टिजियस गुड्स जो होते हैं, सोसाइटी में दिखावे वाले गुड्स जो होते हैं, उसकी यहाँ पे चर्चा की गई थी, ठीक है। अगर मान लो, अगर जो भी प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि डायमंड्स वगैरह हो गए, अगर उनकी प्राइसेस कम जाती है तो लोग उनकी डिमांड कम कर देंगे। क्यों सर कम क्यों कर देंगे? क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि उनकी वैल्यू तभी तक है जब तक उसकी प्राइसेस हाई है मार्केट में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यार उस प्रोडक्ट को ही लिया जा रहा है अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए, सोसाइटी में दिखावा करने के लिए ही उस प्रोडक्ट को लिया जा रहा है। इसी वजह से उसे नाम दिया गया वेबलन इफेक्ट, या फिर कॉन्स्पिशियस गुड्स, या फिर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शंस। जनरली जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मोटी मछलियां होती हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वो खुद को सुपीरियर साबित करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स हो गए, डिजाइनर क्लोथ्स हो गए। बात करूं कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज की, तो ये बेसिक नीड्स होते हैं, जैसे कि टीवी, कूलर, ये सारे बेसिक नीड्स होते हैं, इसके बिना कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो अगर प्राइसेस बढ़ेंगे भी तो फिर भी लोग इसे परचेज करें। तो अब बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड। ध्यान से सुनना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। क्रक्स बताऊंगा, सिंपल शॉर्ट समरी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की।
यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे होंगे वो किसकी वजह से हो रहे हैं, प्राइसेस की वजह से। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे सर, मतलब सेरेटस पेरेबस, बिल्कुल सेरेटस पेरेबस। बात करूं चेंज इन डिमांड की, तो यहां पे जो भी चेंजेस हो रहे होंगे इस सिचुएशन में जो तुम्हारा प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, और अदर फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से तुम्हारे डिमांड कर्व में चेंजेस हो रहे होंगे। सिंपल, क्लियर है। क्यूडी में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्यूडी, क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस की वजह से, डिमांड में अदर फैक्टर्स की वजह से। इससे क्या होगा, सबसे पहले बात करूं क्यूडी की, तो इसमें क्या होगा, जो तुम्हारे डिमांड कर्व होगा वो कर रहा होगा एक्सटेंशन या तो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक्सपैंड कर रहा होगा या तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। क्लियर है, ठीक है। बात करूं चेंज इन डिमांड की, तो यहां पे जो तुम्हारे डिमांड कर्व होंगे वो कर रहे होंगे शिफ्ट, या तो राइट शिफ्ट कर जाएंगे या तो लेफ्ट शिफ्ट कर जाएंगे। समझते हैं आगे। देखो एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखा है, और भी थोड़ा सा एक स्लाइड रह गया था, नीचे चला गया। ग्राफ नहीं बनाया गया है यहाँ पे, मैं तुम्हें बता देता हूँ, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो चेंज इन डिमांड का बता देता हूँ, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है चेंज इन डिमांड का। चेंज इन डिमांड में एक नॉर्मल ऐसा कर्व होता है, अगर मान लो अदर फैक्टर्स में चेंज आते हैं तुम्हारा, तो ऐसे बढ़ जाएगा। अदर फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो राइटवर्ड, घटती है तो लेफ्टवर्ड। इसमें सर कैसा होगा, सर रोटेट कर रहा होगा एक सिचुएशन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, या तो ऐसे मूव कर रहा होगा या तो ऐसे मूव कर रहा होगा, या तो ऐसे मूव कर रहा होगा या तो ऐसे मूव कर रहा होगा। क्लियर नहीं इतना दिख रहा होगा क्योंकि ग्राफ लेना मैं भूल गया, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब देखो यहाँ पे कुछ और टाइप्स दे रखे हैं डिमांड को, जो कि मैंने तुम्हें ऊपर समझाया, उसी का नोट्स है। प्राइस डिमांड क्या होता है, ले लिया था मैंने नोट्स में। इनकम डिमांड क्या होता है, क्रॉस डिमांड, ज्वाइंट डिमांड, और बाकी के डिमांड नहीं दे रखे। अब गुड्स के टाइप होते हैं, नॉर्मल गुड्स सर कौन से गुड्स हैं, जिसके डिमांड बढ़ते हैं विद द इंक्रीज इन द इनकम इंक्रीजेस एंड द डिमांड इंक्रीजेस विद द इनकम डिक्रीजेस। नहीं समझाने वाला हूं मैं। इंफीरियर गुड्स और सुपीरियर गुड्स समझ लो। इंफीरियर गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड घटती है विद द इंक्रीज इन इनकम। अगर इनकम आपका बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो इंफीरियर गुड्स होंगे, जो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे, तुम कम डिमांड करने की कोशिश करोगे, और इनकम घटेंगे तो यार तुम फिर से शिफ्ट कर जाओगे इंफीरियर की तरफ। अब देखो एक डिफरेंस दे रखा है, इसे कंसिडर करना। अगर मैं बेसिक मतलब बताऊं तो मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इनटू चेंज इन इट्स डिमांड ड्यू टू इट्स डिटर्मिनेंट। लचीलापन, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब कितना चेंज आ रहा है उसके कितना चेंज आ रहा है डिमांड के डिटर्मिनेंट की वजह से, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा की जाएगी। बेसिकली तीन टाइप्स के डिमांड होते हैं, प्राइस, इनकम, क्रॉस। होते तो यार चार हैं, लेकिन तुम्हें पढ़ना है तीन ही। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन कंसिडर करना। मैं ओवरव्यू देते जाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड की। क्रॉस के बारे में पता ही होगा तुम्हें, सब्स्टिट्यूट याद है, रिलेटेड गुड्स जो होते हैं। It is the relationship between percentage change in the quantity demanded of a goods to the percentage change in the price of a related goods। जो रिलेटेड गुड्स होते हैं उसके प्राइस में जो भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, उसके प्राइस में जो भी चेंजेस आएंगे उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जाती है कि इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। याद है चाय और कॉफी वाला एग्जांपल, कॉफी के प्राइसेस बढ़े, रिजल्ट क्या हुआ सर, डिमांड का, चाय का डिमांड बढ़ गया। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन में परसेंटेज चेंज इन वाई। ध्यान देना दो वर्ड, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी वर्ड है। क्लियर है। रिप्रेजेंट करना चाहो तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी वाई क्यू एक्स। सर डेल्टा क्यू एक्स क्या है सर, एक बार क्लियर समझाना। डेल्टा क्यू एक्स का मतलब है जो गुड्स एक्स है उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है सर। तो डेल्टा पी वाई, जो गुड्स वाई है उसके प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। ओके सर समझ गए। पी वाई क्या है सर, पी आई मतलब है प्राइस ऑफ गुड्स वाई, और सर क्यू एक्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स।
तो उसी के बारे में इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट किया गया है, देख लेना एक बार। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, द कंसेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्रेस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ कंज्यूमर डिमांड फॉर एनी गुड ड्यू टू चेंजेस इनकम। इनकम से यहाँ पे हमें मतलब है इनकम में चेंज आने की वजह से कितनी डिग्री चेंजेस आ रहे हैं, कितने डिग्री तक चेंजेस आ रहे हैं। तो बेसिक फॉर्मूला है, इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, तो जस्ट वही रहेगा यहाँ पे डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा वाई इनटू वाई अपॉन में क्यू। होमवर्क तुम्हारे लिए एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तुम्हें कवर करना है यार। ये रहा, देख लो फॉर्मूला, स्क्रीनशॉट ले लो, रीड मारना, क्लियर हो जाएगा। अब एक और होमवर्क है तुम्हारे लिए, डिग्रीज ऑफ अ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्वेश्चंस बनते हैं। मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि तुम्हें करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। अब या तो तुम इसे यहां से कर लो, एक एक पेज स्क्रीनशॉट लेते चलो, दूसरा पेज, थर्ड पेज, फोर्थ, फिफ्थ, या फिर तुम एक समराइज्ड फॉर्म में, एक क्रक्स के फॉर्म में तुम यहां से कर सकते हो। ठीक है, या तो कर लिया उस सारे स्क्रीनशॉट जिसमें डिटेल में बताया गया है, या फिर तुम यहां से इसे कर सकते हो। बहुत ही आसान है यार, कर सकते हो खुद से भी, तो इसमें दिक्कतें तुम्हें नहीं आने वाली। सो यार डिमांड चैप्टर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर यही खत्म हुआ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट डे। सो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, आज है हमारा डे 11, ध्यान से सुनना, भागना मत अभी। डे 11 सुबह के बज रहे होंगे 8:30, क्योंकि 8:22-24 का ये वीडियो बना होगा। कल है डे 12, इसका मतलब है कल 12 सितंबर है। हाँ बिल्कुल, कल 12 सितंबर है, और कल है मेरा बर्थडे। विश कर देना, नहीं करोगे वीडियो नहीं दूंगा। सर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मजाक ही कर रहा हूँ। तो कल है मेरा बर्थडे, और कल मैं तुम्हें वीडियो नहीं दे पाऊंगा यार। मुझे भी एक दिन का रेस्ट चाहिए, क्योंकि मैं कंटिन्यूस, तुम देख ही रहे होगे, मुझे कंटिन्यूस वीडियोस बनानी पड़ रही हैं, एडिटिंग करनी पड़ रही हैं, साथ साथ मॉक्स भी प्रिपेयर करने होते हैं। तो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही बर्डन है, और कल चाहता हूँ कि मैं रिलैक्स रहूँ थोड़ा सा। और इतना एक छोटा सा गिफ्ट तो मैं तुमसे ये उम्मीद कर ही सकता हूँ कि कल भर के लिए तुम मुझे एक छुट्टी, छोटा सा प्यारा सा छुट्टी दे दो। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि दे रहे हो छुट्टी या नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो कल क्लासेस ऑफ रहेंगी। वैसे रात में एक वीडियो तुम्हें और मिलेगी। सर आप दोपहर वाले वीडियोस आपने बंद कर दिए हैं देने, रीजन इसका बताइए सर। यार देखो, दोपहर वाले वीडियोस मैं कंटिन्यू करूंगा, अराउंड डे 13 से कंटिन्यू करने वाला हूं। ठीक है, तुम्हारे शेयर्स वगैरह बाकी, शेयर्स डिवेंचर से कवर करवाऊंगा। अकाउंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो बच्चे पूछ रहे थे अकाउंट्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो कल क्लासेस नहीं मिलेंगी, आज रात में मिलेंगे वापस रात के 9 बजे। यार तब तक के लिए पढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो।